सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्नेह स्कूलिंग। आज हम पिछले वीडियो के भाग 1 को कंटिन्यू करते हुए कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.6 के दूसरे प्रश्न की 3 समस्याओं को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरे प्रश्न की पहली समस्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है उसे हमें मानना होगा। हमें ज्ञात करना है ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल हम x मान लेते हैं और धारा की चाल को y मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने मान लिया। अब सबसे पहले तो इसमें 2 बातें बोली गई है, एक तो धारा के अनुकूल तैरना और एक धारा के प्रतिकूल तैरना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसी के स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी कि हमने यहाँ स्थिर जल में तैरने की चाल x मानी है, और धारा की चाल यानी कि y, यदि वो अनुकूल दिशा में हो, यानी कि जिस दिशा में धारा हो यानी पानी बह रहा हो उसी दिशा में तैरा जाए, अर्थात अनुकूल दिशा या पानी के अनुकूल तैरना, तब उस स्थिति में जो हमारी चाल होती है वो इन दोनों चालों का योग होती है, यानी कि x + y। ये होगा अनुकूल दिशा में। तो जब अनुकूल दिशा में हो तब स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल को हमें जोड़ना होगा। और यदि प्रतिकूल हो, प्रतिकूल का मतलब कि यदि स्थिर जल में तैरने की चाल जिस ओर हो, धारा की चाल उसके विपरीत हो, यानी कि तैर हम इस साइड में रहे हैं और पानी का बहाव इस ओर है, तब इसे प्रतिकूल दिशा बोलते हैं। और प्रतिकूल दिशा में चाल हमेशा घट जाती है, अर्थात x - y। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इस बात के आधार पर अब हम यहाँ लिखेंगे, धारा के अनुकूल दिशा में चाल। धारा के अनुकूल दिशा में चाल जब हम निकालनी होती है तो दोनों को प्लस कर देंगे, स्थिर जल में चाल और धारा की चाल को प्लस, जैसा कि हमने यहाँ लिखा। और उसी प्रकार से धारा के प्रतिकूल दिशा में चाल, प्रतिकूल निकालने के लिए हम घटा देते हैं, x - y। चाल है इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के साथ हम लिखेंगे। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में दी गई पहली शर्त है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। इसे हम लिखेंगे, धारा के अनुकूल ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो अतः एक सूत्र हमें पता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ देखिए, धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में हमने चाल लिखी है x + y। तो हम चाल के स्थान पर लिखेंगे x + y। दूरी 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हैं, तो दूरी है 20 किलोमीटर और समय लग रहा है उसे 2 घंटे। इसे हम 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 2 = 20। तो x + y बराबर हमें मिला 10। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। अब पुनः प्रश्नानुसार, प्रश्न में दी गई दूसरी शर्त है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के प्रतिकूल ऋतु 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो अतः इसे भी हम इसी सूत्र के आधार पर लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। प्रतिकूल दिशा में हमने चाल लिखी है x - y, चाल के स्थान पर लिखेंगे x - y। दूरी यहाँ पर 4 किलोमीटर तैर रही है, इसलिए 4 बटे समय है 2 घंटे। तो 2 × 2 2 × 4। इस प्रकार से x - y बराबर हमें प्राप्त हुआ 2। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को किसी भी बीजगणितीय विधि से हम हल कर लेंगे। तो इसे भी हम विलोपन से हल करते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x + y बराबर 10 और समीकरण 2 है x - y बराबर 2। तो विलोपन विधि के बारे में हम जानते हैं, चर राशियों के गुणांक बराबर होने चाहिए किसी भी एक चर राशि के। तो यहाँ x के गुणांक बराबर है, y के अलग अलग है। दूसरी चीज़, हमें समीकरण 1 में से दूसरी को घटाना होता है या जोड़ना होता है। तो यहाँ हम घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ देंगे। जोड़ने से ये होगा कि y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हम सीधे ही हल करते हैं। यहाँ पे +y से -y कैंसिल हो जाएगा, x और x हो जाएगा 2x बराबर 10 और 2 जुड़ जाएगा और 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से
x बराबर 12/2 हम यहाँ लिखते हैं। x बराबर हमें प्राप्त हुआ 12/2, 2 इसके बटे में आ जाएगा, 2 से 12 कैंसिल होगा 6 बार, x बराबर 6। इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ हम x के स्थान पर 6 रखेंगे तो 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10, 6 प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हमें प्राप्त हुआ 4। जो हमने माना था वो हमें प्राप्त हो गया। स्थिर जल में तैरने की चाल x यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न की पहली समस्या हल हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी समस्या। इस प्रश्न के दूसरी समस्या को हल करने से पहले हम इससे संबंधित एक चर्चा कर लेते हैं कि यदि आप माने कि कोई व्यक्ति 2 दिन में एक काम करता है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा 2 दिन में किया गया काम अगर एक हो, यानी वो एक काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/2 यानी आधा काम करेगा। या फिर इसको ऐसा ही बोला जाए कि एक काम को करने में उसे 2 दिन लग रहे हैं तो आधा काम करने में 1 दिन लगेगा। इसी प्रकार से 2 दिन के बजाय अगर हम 5 दिन माने तो कोई व्यक्ति 5 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/5 काम करेगा वो, यानी कि उस काम का 5वां हिस्सा। या फिर ये मान लिया जाए कि व्यक्ति 10 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो उसका 1/10वां हिस्सा वह व्यक्ति काम करेगा। इसी प्रकार से यदि हम दिनों को x मान ले, यानी कि व्यक्ति अगर x दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा वह व्यक्ति? 1/x काम करेगा। इसी प्रकार से हम y माने कि y दिन का कार्य एक है तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/y। तो ये इस प्रश्न के लिए हमें महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, ये एक व्यक्ति का काम है। यदि 2 व्यक्ति हो जाए तो, अर्थात यदि यह x दिन का एक व्यक्ति का काम 1 है तो एक दिन का एक व्यक्ति का काम 1/x है। उसी प्रकार से अगर एक दिन का 2 व्यक्तियों का कार्य बोले तो 2/x मानेंगे हम। 3 व्यक्ति बोले एक दिन का 3 व्यक्तियों का कार्य तो 3/x मानेंगे हम। इसी प्रकार से जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पे ऊपर वाले अंश का मान बढ़ता जाएगा और बटे उसके दिन कि कितने दिन उसमें लग रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो दूसरी समस्या है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी हमें ज्ञात करना है कि इस कार्य को एक महिला कितने समय में करेगी और एक पुरुष कितने समय में करेगा। तो जो हमें ज्ञात करना है वो हम मान लेते हैं कि माना एक अकेली महिला इस काम को x दिन में करेगी और एक पुरुष इसे y दिन में। तो हम लिखेंगे एक अकेली महिला द्वारा कार्य करने में लिया गया समय बराबर x दिन। इसी प्रकार से हम मान लेंगे वह एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लिया गया समय बराबर y दिन। तो जो हमने अभी समझा था कॉन्सेप्ट, उसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं x दिन में एक महिला द्वारा किया गया कार्य, यानी कि यहाँ हमने x दिन माना है, इसे एक महिला कर रही है। हमने इसे विपरीत क्रम में लिख दिया कि x दिन यहाँ लिख दिया, कार्य यहाँ लिख दिया कि x दिन में एक महिला द्वारा कार्य कितना किया जा रहा है? एक कार्य। तो एक दिन में कितना कार्य करेगी महिला? एक दिन में वह 1/x कार्य करेगी। यदि x दिन में एक कार्य कर रही महिला तो एक दिन में किया गया कार्य उसका 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पुरुष के लिए भी लिखेंगे कि y दिन में एक पुरुष द्वारा किया गया कार्य बराबर 1। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा पुरुष? 1/y। y दिन में एक काम तो एक दिन में 1/y काम। अब हम प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्न में दी गई पहली कंडीशन है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें दिया है 2 महिलाएं व 5 पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर 4 दिन। तो 4 दिन इन दोनों को एक काम करने में लगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि 4 दिन में इन्होंने एक काम किया है।
तो एक दिन में 1/4 काम करेंगे ये, तो हम इसे लिख सकते हैं अतः एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/4। तो अब हम इसकी एक समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 महिलाएं और 5 पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय 4 दिन है। तो 2 महिलाएं कर रही है, तो एक महिला द्वारा एक दिन का कार्य 1/x से, तो 2 महिलाओं द्वारा एक दिन का कार्य हो जाएगा 2/x। इसी प्रकार से एक दिन का एक पुरुष का कार्य है 1/y, तो 5 पुरुष का कार्य हो जाएगा एक दिन का 5/y। ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये 1/4 के बराबर होंगे। इस प्रकार से हम इसे समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब पुनः प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। प्रश्न में दूसरी शर्त दी गई है कि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 3 महिलाएं व 6 पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर 3 दिन। तो एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इनका 1/3, यानी उस काम का 1/3 हिस्सा। तो अतः एक दिन में किया गया कार्य हो जाएगा 1/3। तो यहाँ 3 दिन का समय लग रहा था एक काम को करने में, तो एक दिन में वो काम हो जाएगा 1/3। इसे भी हम समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाओं द्वारा एक दिन का काम हो जाएगा 3/x, जैसे कि हमने यहाँ माना था। इसी प्रकार से 6 पुरुष का एक दिन का काम, या एक दिन का काम एक पुरुष का 1/y है, तो 6 पुरुष का हो जाएगा 6/y। इन दोनों द्वारा किया गया कार्य इस 1/3 कार्य के बराबर है। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को देखें तो इससे सवाल हम कर चुके हैं। यहाँ भी इसके बटे में x है, इधर भी x है, इधर भी y है और इधर भी y है। तो हम 1/x को p और 1/y को q मान के सवाल को हल करेंगे। तो हम लिखेंगे माना 1/x बराबर p व 1/y बराबर q। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। यहाँ हम 1/x को p मान रहे तो ये हो जाएगा 2p, प्लस 1/y को q मान रहे तो ये हो जाएगा 5q बराबर 1/4। अब हमें यहाँ बटे में से 4 हटाना है, तो या तो 4 का दोनों पक्षों में गुणा कर दें, या इसके बटे में हम 1 मान के क्रॉस इंटू कर दें। तो 1 का इंटू 1 में होगा तो 1, और 4 का इंटू इन दोनों में कर देते हैं। 4 दूना 8p प्लस 4 पंजे 20q बराबर यहाँ 1 बचेगा। इसे समीकरण नंबर 3 हम नाम देंगे। इसी प्रकार से अब समीकरण 2 से हम लिखेंगे। तो समीकरण 2 है 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3। यहाँ 1/x को p माना तो ये हो जाएगा 3p, 1/y को q माना तो ये हो जाएगा 6q बराबर 1/3। यहाँ भी बटे में से 3 हटाना है, तो 3 का हम क्रॉस इंटू कर देते हैं, या फिर 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्रॉस इंटू कर देंगे हम। 3 का 3p में करेंगे तो 3 या 9p, प्लस 3 का 6 में करेंगे 3 या 18q बराबर यहाँ इसके बटे में 1 था, 1 का इंटू 1 में होगा तो 1। इसे समीकरण नंबर 4 नाम देंगे। अब समीकरण 3 और 4 को हम किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर लेंगे। इसे हम विलोपन से ही हल कर लेते हैं। समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 3 है 8p प्लस 20q बराबर 1, और समीकरण 4 है 9p प्लस 18q बराबर 1। विलोपन विधि में हमें किसी भी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करना होता है। तो हम यदि p के गुणांकों को बराबर करें तो 9 का इंटू ऊपर वाली समीकरण में हो जाएगा और 8 का इंटू नीचे वाली समीकरण में। इस प्रकार से हो जाएगा 8 नंबर 72p प्लस 180q बराबर 9 एकम 9, और यहाँ हो जाएगा 8 नंबर 72p प्लस 18 8 144q बराबर 8 एकम 8। अब हम नीचे वाली समीकरण को घटा देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस। ये दोनों पद एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। यहाँ 180q प्लस का है और 144q माइनस का है, तो घट जाएगा। 180 में से 144 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 36q, और यहाँ 9 प्लस का है 8 माइनस का है, घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। q का मान निकालने के लिए 36 को बटे में भेजना होगा, तो 1/36। इस प्रकार से हमें ये q का मान प्राप्त हुआ। अब इस q के मान को समीकरण 4 या 3 किसी भी समीकरण में रख देते हैं। 3 में रख देते हैं। q का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 8p प्लस 20q बराबर 1। यहाँ हम q के स्थान पर 1/36 रखेंगे, तो 8p प्लस 20 इंटू 1/36 बराबर 1। यहाँ 20 और 36 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 नम 36, तो ये हो जाएगा 8p प्लस 5/9 बराबर 1। अब 5/9 को हम बराबर को उधर भेज देंगे, तो यहाँ बच जाएगा 8p बराबर 1 माइनस 5/9। इसे 1 का बटे में हम 1 मान सकते हैं,
और लघुत्तम ले लेंगे तो 8p बराबर 1 और 9 का लघुत्तम आया 9, 1 से 9 बार विभाजित हुआ 9, 9 एकम 9, माइनस 9 से 1 बार विभाजित हुआ 9 तो 9 एकम 9 और 1 का गुणा 5 में करें तो 5, यानी 8p बराबर 9 में से 5 गए तो 4/9। फिर हम इस 8 को बटे में भेजेंगे तो p बराबर 4/9 × 8 हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से p का मान हमें प्राप्त हो जाएगा p बराबर 1/9 दूनी 18। तो इस प्रकार से हमें p और q दोनों के मान प्राप्त हो गए। अब हम इन मानों को जो हमने माना था 1/x बराबर p व 1/y बराबर q इसमें रखते हैं। तो हम लिखेंगे परंतु 1/x बराबर p माना था हमने व 1/y बराबर q माना था। तो 1/x बराबर p का मान हमें प्राप्त हुआ 1/18 व 1/y बराबर q का मान हमें प्राप्त हुआ 1/36। यहाँ पे क्रॉस इंटू करेंगे तो x बराबर 18 हो जाएगा, x बराबर 18 प्राप्त हो गया। वह यहाँ पर भी 36 का इंटू 1 में 36, y का इंटू 1 में y, तो y बराबर 36 हमें प्राप्त हो गया। अतः x और y हमने माने थे एक महिला द्वारा कार्य करने में लगा समय x, तो x हमें प्राप्त हो गया 18 और एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लगा समय y, तो y हमें प्राप्त होगा 36। तो इसे हम लिखेंगे अतः एक महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x माना था हमने तो वो 18 प्राप्त हुआ, यानी 18 दिन, व एक पुरुष द्वारा लिया गया समय y माना था तो y हमें मिला 36 दिन। ये हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से दूसरी समस्या भी यही समाप्त हुई। अब हम देखते हैं इस दूसरे प्रश्न की तीसरी समस्या। अब इस प्रश्न की तीसरी समस्या है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो इस पूरे प्रश्न में हमें कुल मिला के ज्ञात करना है रेलगाड़ी और बस की चाल। तो हमें इसे मानना होगा, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो प्रश्न में दिया था उसके आधार पर हमने मान लिया। साथ ही साथ एक चीज़ और प्रश्न में दे रखी है, कुल दूरी। रूही अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि कुल दूरी है 300 किलोमीटर। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में दी गई पहली कंडीशन है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। इसे हम लिखेंगे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा व शेष बस द्वारा यात्रा करने में लगा समय बराबर 4 घंटे। तो समय 4 घंटे है। और एक चीज़ और हम जानते हैं, एक सूत्र, कि चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो हमें इन दी गई कंडीशन को भी समय के बराबर में रखना होगा। यानी कि रूही सबसे पहले 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, तो 60 किलोमीटर दूरी हो गई और रेलगाड़ी की चाल x है, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल से 60 बटे x। दूरी हो गई 60 और चाल हो गई इस रेलगाड़ी की x। इसी प्रकार से शेष बस द्वारा, यानी कि 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से आ गई, तो अब बस से चलेगी शेष दूरी, यानी कि शेष दूरी बची 240 किलोमीटर। तो ये 240 किलोमीटर बस से जाएंगी, तो बस की चाल y है, दूरी 240 है, तो 240 बटे y, 240 दूरी हो गई, चाल हो गई बस की y। तो इस प्रकार से ये रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय है और ये बस द्वारा लिया गया समय है, दोनों का समय मिला के है 4 घंटे। तो ये समीकरण 1 बनी हमारी। इसी कंडीशन के आधार पर हम पुनः प्रश्नानुसार लेते हैं और अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो इस बार बोला है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से व शेष बस से यात्रा करने में लगा समय, प्रश्न में बोला है 10 मिनट अधिक। 10 मिनट अधिक यानी कि पिछला जो समय था जब वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से चल रही थी तो 4 घंटे लग रहे थे, अब इससे 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी कि 4 घंटे और 10 मिनट। ये 4 घंटे और 10 मिनट लिखा है। अब हम मिनट को यदि घंटे में बदलना चाहें, हमें यहाँ मिनट को घंटे में बदलना होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 4 सही 10 बटे 60।
यदि मिनट में 1 घंटे यानी कि 60 का डिवाइड कर दे तो ये अब घंटे में बदल जाएगा। और सही बटे को हल करने के लिए अब यहाँ पे पहले तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये हो जाएगा सही बटे को हल करने का तरीका 4 संग 24 और एक 25/6, 25/6। अब ये पूरा घंटे में बदल गया। तो इस बार कंडीशन ये है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी दूरी हो गई 100 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल है x। इसका मतलब रेलगाड़ी से समय लगेगा 100/x। इसी सूत्र से समय बराबर दूरी बटे चाल से। और शेष बस से 300 में से 100 रेलगाड़ी से चल गई, बची 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर बस से यानी कि बस की चाल है y, दूरी बटे चाल ये हो गया समय, बस के द्वारा लिया गया समय, दोनों का समय मिलाकर हुआ 25/6। इसे हम समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। अब ये समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हुई है। इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो हम मान लेंगे कि माना 1/x बराबर p व 1/y बराबर q। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 60/x प्लस 240/y बराबर 4। तो यहाँ 1/x के स्थान पर p मानेंगे तो ये हो जाएगा 60p। 240/y को में 1/y को q मानेंगे तो ये हो जाएगा 240q बराबर 4। या हम चाहे तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों में से। 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15p प्लस 60q बराबर 4। 4 बटे में जाएगा, इसे हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से 4 इस 4 के बटे में जाएगा तो ये हो जाएगा 15p प्लस 60q बराबर 4/4। तो हम लिखेंगे 15p प्लस 60q बराबर 4/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 बचा, तो ये समीकरण 3 बन गई हमारी। 15p प्लस 60q बराबर 1, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 है 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6। इसे हम यहाँ लिखेंगे तो 1/x के स्थान पर हमें p लिखना है तो ये हो जाएगा 100p। 1/y के स्थान पर q लिखना है तो ये हो जाएगा 200q बराबर 25/6। अब यहाँ से हमें 25 कॉमन निकालना है। 25 कॉमन निकल जाएगा यहाँ से। 25 कॉमन निकला तो यहाँ बचा 4p प्लस 8q बराबर 25/6। अब 25 बटे में जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा तो यहीं काट देते हैं हम। तो यहाँ बचा 4p प्लस 8q बराबर 1/6। अब 6 को हमें हटाना है यहाँ से तो क्रॉस इंटू कर देते हैं। 6 का इंटू इन दोनों में जाएगा तो 6 चौक 24p प्लस 6 48q बराबर यहाँ बच जाएगा 1। ये हमें समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गई। तो समीकरण 3 और 4 को हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 3 है 15p प्लस 60q बराबर 1 और समीकरण 4 है 24p प्लस 48q बराबर 1। अब यहाँ भी हमें एक चर राशि के गुणांकों को बराबर करना है। तो 24 का इंटू ऊपर वाले समीकरण में और 15 का इंटू नीचे वाले समीकरण में कर दें। 24 का इंटू ऊपर और 15 का नीचे। तो 24 का इंटू 15 में होगा तो हमें मिलेगा 360p प्लस 24 का इंटू फिर 60 में भी होगा तो ये हो जाएगा 1440 q बराबर 24। फिर 15 का इंटू 24p में होगा तो ये तो 360p हो जाएगा प्लस 15 का इंटू 48 में होगा तो 720 q बराबर 15 एकम 15। अब हम घटा देंगे तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 360p से 360p। यहाँ 1440 q में से 720 q घटाएंगे हम तो हमें मिलेगा 720 q बराबर 24 में से 15 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9। तो हमें q का मान प्राप्त करना है तो 720 बटे में चला जाएगा तो q बराबर 9/720। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 अट्ठी 72। तो q का मान हमें मिला 1/80। इस प्रकार q के मान को हम समीकरण नंबर 3 या 4 किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण 3 में रख देते हैं हम तो हम लिखेंगे q का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है 15p प्लस 60q बराबर 1। यहीं लिख देते हैं 15p प्लस 60q बराबर 1। यह हम q के स्थान पर रखेंगे 1/80। इसे हम यहाँ कर लेते हैं तो 15p प्लस 60 इंटू q के स्थान पर हम लिखेंगे 1/80 बराबर 1। यहाँ देखें 20 से कैंसिल हो जाएगा, 20 या 60, 20 चौक 80। तो 15p प्लस 3/4 बराबर 1।
3/4 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो 15p बराबर 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। इसके बटे में 1 मारेंगे तो 15p बराबर लघुत्तम मिला 4, 1 चौक 4, 4 का इंटू 1 में करा 4, माइनस 4 एकम 4, 1 का इंटू 3 में करा 3। तो 15p बराबर 1/4 हो जाएगा ये। अब 15 बटे में आ जाएगा तो p बराबर 1/15 का इंटू 4 में हो जाएगा, 15 चौक 60। इस प्रकार से हमें p और q के मान प्राप्त हो गए। अब हमने माना था 1/x बराबर p व 1/y बराबर q। इसमें हम इन मानों को रख देंगे तो हम लिखेंगे परंतु 1/x बराबर p व 1/y बराबर q था, तो 1/x बराबर p के स्थान पर लिखेंगे 1/60 व 1/y बराबर q के स्थान पर लिखेंगे 1/80। तो इस प्रकार से क्रॉस इंटू करेंगे तो x बराबर हमें हो जाएगा 60 व यहाँ पर भी क्रॉस इंटू करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 80। तो इस प्रकार से हमने रेलगाड़ी की चाल x और बस की चाल y मानी थी। तो रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमें प्राप्त हो गई। तो हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ और ये प्रश्नावली भी यहीं समाप्त होती है। इसके बाद प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक है, जो परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, इसलिए अध्याय 3 भी हमारा इस प्रश्नावली के साथ समाप्त हो जाता है। अब अध्याय 4 में हम द्विघात समीकरणों के बारे में प्रश्नावलियों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।